अभी अभी बोर्ड ने डिक्लेयर किया कि आपका जो 12 का सिलेबस है, मतलब एचएससी का सिलेबस फॉर ओनली ईयर स्टडिंग इन 2020 टू 2021, मतलब 2020 से 2021 में जो आप 12th में स्टडी कर रहे हो उन बच्चों के लिए, इसका मतलब जो नेक्स्ट फरवरी मार्च में जो एचएससी की एग्जाम होगी 2021 में, उनके लिए सिर्फ बोर्ड के लिए यहाँ पे सिलेबस में कुछ रिडक्शन है। तो ये जो रिडक्शन है ये तकरीबन 20 to 25% तक का रिडक्शन है। तो जो बोर्ड के लिए स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छी न्यूज है कि आपको अब सेम एग्जाम के लिए कम प्रिपरेशन करना पड़ेगा, 20 to 25% तक कम प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि ये सभी जो आपको कम सिलेबस किया गया है या रिडक्शन किया गया है, ये रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए है। यहाँ पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए कोई भी रिडक्शंस डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव के लिए स्टडी कर रहे हैं उनको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको रिडक्शन हो गया है सिलेबस में। तो देखो कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पे कम हुए हैं और आपको कहाँ तक इसका फायदा मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा ये आपको पहले अच्छे से समझना होगा। तो चलो सबसे पहले मैथ फर्स्ट में टोटल 5 चैप्टर्स में आपके लिए रिडक्शंस है। उसमें से फर्स्ट है मैथमेटिकल लॉजिक, उसके बाद सेकेंड जो है वो है मैट्रिसेस, उसके बाद थर्ड जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री, फोर्थ चैप्टर जो है वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड फिफ्थ चैप्टर जो है वेक्टर। मैथ फर्स्ट में टोटल इन 5 चैप्टर्स के लिए आपके सिलेबस में रिडक्शन आया है। तो चलो देखो मैथमेटिकल लॉजिक में आपके कौन से आर्टिकल डिलीट हुए हैं, वो है ड्यूअल एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। तो चलो देखो अच्छे से, यहाँ पे जो ड्यूअल आपका आर्टिकल था वो बहुत ही लॉजिक में सिंपल था, उसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछे जाते थे, वही आर्टिकल अब आपको स्टडी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ड्यूअल ज्यादा कुछ हेक्टिक था नहीं, तो ये जो सिंपल आर्टिकल था आप चाहे तो 5 या 10 मिनट में इसे कर सकते थे, ये अब सिलेबस में नहीं रहा। तो लॉजिक में ज्यादा बेनिफिशियरी क्या है आपके लिए, तो वो है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। तो पूरा एप्लीकेशन सेक्शन जो है वो सिलेबस से निकाला गया है, तो सिर्फ इस ईयर के लिए। तो चलो देखो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी रिलीफ मिल जाती है, तो क्योंकि इसमें यहाँ पे अक्सर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो तो अक्सर 1 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता था, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट में अक्सर 1 क्वेश्चन आ जाता था। तो वहां पे बहुत सारी वैरायटी है, सिंबॉलिक टू सर्किट फॉर्म, सर्किट टू सिंबॉलिक फॉर्म, रिडक्शन ऑफ अ स्विचिंग सर्किट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग टेबल, ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहां पे होते थे। वो अब 2021 के बोर्ड के एग्जाम में ये नहीं दिखेंगे। तो लॉजिक चैप्टर में आपको यहाँ पे बहुत सारी रिलीफ मिल गई। तो आपका जो लॉजिक चैप्टर है 8 to 10 मार्क्स का तकरीबन वो चैप्टर था, तो वो अब इसकी जाने से बहुत ही सिंपल हो जाएगा और आपके 8 to 10 मार्क्स आपके आसानी से बन जाएंगे। तो उस चैप्टर में अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो ट्रूथ टेबल बनाने का आर्टिकल है, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट पैटर्न, मतलब लॉजिकल इक्विवेलेंस जैसा, टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन, आइडेंटिफिकेशन कॉन्ट्रडिक्शन जैसा, और लास्ट में विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, मतलब यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक आपको जो इक्विवेलेंस शो करना पड़ता था, अब इन आर्टिकल का वेटेज वहां पे बढ़ जाएगा। आपको 21 में इन आर्टिकल पे जरूर क्या दिखेंगे, क्वेश्चंस दिखेंगे। तो चलो देखो आपको यहाँ से पता चल गया क्या करना है और क्या नहीं करना है और कहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो सेकेंड चैप्टर जो है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो कट क्या हो गया है, जो यूनिकनेस ऑफ अ इनवर्स मैट्रिक्स था, यूनिकनेस का थ्योरम, ये क्या हो गया, कट हो गया। वैसे भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, वहां पे क्वेश्चंस कभी नहीं आता था। और जो और एक बात कट हो गई, मेथड ऑफ रिडक्शन,
ये एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ये मेथड थी, मेथड ऑफ रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे ये जो मेथड थी, मेथड ऑफ रिडक्शन, ये बहुत ही सिंपल मेथड थी और जब भी एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम आता था तो मेथड ऑफ रिडक्शन से 4 मार्क्स के लिए वो आसानी से सॉल्व हो सकता था। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही सिंपल थी, लेकिन अब ये यहाँ से सिलेबस से कट हो गई है। तो अब यहाँ पे अगर मैट्रिक्स में क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, तो वो आएगा इन्वर्जन मेथड पे। कहां पे आएगा? फाइंड द इनवर्स बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन, यहाँ पे आएगा। तो अब आपको ये मेथड अच्छे से करनी होगी। वहां पे 2 ही मेथड आपको स्टडी करने को थे, एक थी रिडक्शन और एक थी मेथड ऑफ इन्वर्जन। अब रिडक्शन तो सिलेबस से कट हो गई, तो आसानी से अब जो प्रॉब्लम आएंगे वो कहाँ पे आएंगे? मेथड ऑफ इन्वर्जन पे आएंगे। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो रिडक्शन मेथड सिंपल थी और इन्वर्जन मेथड थोड़ी सी क्रिटिकल है। तो अब आपको रिडक्शन नहीं है सिलेबस में, तो आपको इन्वर्जन मेथड से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो देखो यहाँ पे मैट्रिसेस में ज्यादा कुछ आपको जो फायदा है वो यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि जो कट हो गया है वो पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उल्टा जो सिंपल था वही सिलेबस से चला गया। तो मैट्रिक्स में अब आपको 2 क्वेश्चंस हैंडल करने पड़ेंगे ज्यादातर। तो एक तो फाइंड द इनवर्स पे आएंगे, या फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, या फिर मेथड ऑफ इन्वर्जन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ऐसे 3 टाइप्स के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो देखो तो मैट्रिसेस में मेरे हिसाब से आपको कुछ राहत यहाँ पे नहीं मिली है। थर्ड जो आर्टिकल था वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपके लिए इंपॉर्टेंट देखो क्या है? जनरल सॉल्यूशंस। यहाँ पे डिलीटेड सिलेबस कौन सा है उन्हें अच्छे से देखो। जनरल सॉल्यूशंस के जो रूल्स थे वो आपको अब स्टडी नहीं करने होंगे, लेकिन उस पे बेस्ट प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। मतलब आपको थ्योरम्स को स्टडी नहीं करना है, लेकिन उनके बेस्ट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आपको स्टडी करने होंगे। इसका मतलब आपको रूल्स को अच्छे से रिमेंबर करना पड़ेगा। तो कौन से थ्योरम थे? चलो देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा। इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशंस के फॉर्मुलेशंस के थ्योरम थे वो अब सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब ये जो थ्योरम्स है ये थ्योरम्स आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पे बेस्ट प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स के लिए आपको थ्योरम को रिमेंबर करना पड़ेगा, थ्योरम का प्रूफ आपको करने की कोई जरूरत है नहीं। तो चलो देखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट इस चैप्टर में से जो कट हुआ है वो है एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। चलो देखो, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल के एप्लीकेशन के जो क्वेश्चंस है उन पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो चलो देखो, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल के एप्लीकेशन का पार्ट कौन सा था? तो जहां पे आपको पता है हाफ एंगल फॉर्मूले, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोज फॉर्मूला, और उसके बाद लास्ट में आपको पता है कि नेपियर एनालॉजी। ये तीनों आर्टिकल जो थे वो एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल में आते थे। तो अब एप्लीकेशन का सभी पार्ट कट हो गया, मतलब आपके हाफ एंगल फॉर्मूले, नेपियर एनालॉजी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले आपके कट हो गए। तो आपको अब उन पे कोई भी क्वेश्चन स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो देखो अच्छे से, तो ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहा। तो अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या बनेगा? साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल के जो प्रॉब्लम्स है और जो थ्योरम्स है, थ्योरम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेंगे आपको एग्जाम में। साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल पे बेस्ट प्रॉब्लम्स दिखेंगे या तो थ्योरम डेफिनेटली दिखेंगे। तो चलो ये चैप्टर बहुत ही कम हो गया और आसान भी हो गया। और एक बात, यहाँ पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आर्टिकल्स थे, प्रूफ्स थे, थ्योरम के जो प्रूफ्स थे, कौन से प्रूफ्स थे? साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x। उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। उसके बाद cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। उसके बाद tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, या फिर tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इनके जो प्रूफ्स थे वो प्रूफ्स अब सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही
क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगी। इनके प्रूफ सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स आपको स्टडी करने होंगे। तो देखो, आप रूल्स को रिमेंबर कर लोगे तो उसका यूज प्रॉब्लम में कर सकते हो, थ्योरम के प्रूफ करने की आपकी जरूरत नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत सारा रिडक्शन यहाँ पे मिल गया। तो देखो, चलो, इतना रिडक्शन होने के बाद इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल के प्रूफ्स एंड उनके प्रॉब्लम्स आईएमपी बनेंगे। और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रॉब्लम्स है वो आईएमपी बनेंगे। और लास्ट में पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का जो कन्वर्जन होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ये चैप्टर भी 8 to 10 मार्क्स का है। तो अभी अभी मैंने जितने सारे आर्टिकल्स बताए उन सभी पे आपको क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, ऐसी गुंजाइश है। तो चलो देखो, उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आपका आर्टिकल है, इसमें क्या रिडक्शन हुआ है, इसमें जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई था तो वो पूरा रिड्यूस्ड हो गया है। इसका मतलब अगर वो पूरा रिड्यूस्ड हो गया है तो उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड थ्योरी कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ क्या बचेगा, होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन बचेगा। तो आपको सिर्फ जो आपके चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है आप उसको अच्छे से कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। ये चैप्टर भी आपको 6 to 8 मार्क्स के लिए रहता है। तो सेकेंड डिग्री की जाने की वजह से पूरी सेकेंड एक्सरसाइज कट हो जाएगी। तो आपको सिर्फ होमोजेनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन एंड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम स्टडी करने होंगे। उसमें जो आपके दो थ्योरम्स है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का और उसके बाद होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का जो थ्योरम है, ये दोनों थ्योरम आपके लिए आईएमपी बनेंगे। अब देखो, तो यहाँ पे ज्यादा रिडक्शन हो गया तो आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। और लास्ट चैप्टर जो है मैथ फर्स्ट में, उसमें रिडक्शन सिर्फ थोड़ा सा ही है कि वेक्टर में जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के थ्योरम से वो अब सिलेबस में नहीं है। तो चलो देखो अच्छे से, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के थ्योरम्स जो है वो सिलेबस में नहीं है। तो थ्योरम्स का प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन उस पे बेस्ड फॉर्मुलेशंस, उस पे फॉर्मुलेशन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है वो वैसे ही सिलेबस में रहेंगे। तो वेक्टर जो चैप्टर है इसमें ज्यादा कुछ जो है वो आपको बेनिफिशियरी नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड बहुत इंपॉर्टेंट थे लास्ट तक, और वहां पे अक्सर क्वेश्चंस आते थे प्रूफ में, लेकिन अब वो प्रूफ में नहीं है। इसका मतलब वहां पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे और उसके प्रॉब्लम सिलेबस में है। तो आपको सिर्फ प्रूफ्स नहीं करने हैं, पूरे प्रॉब्लम्स आपको करने होंगे। तो चलो देखो, यहाँ पे पूरी तरह से मैथ फर्स्ट में कितना रिडक्शन हुआ है और क्या क्या है और उसके हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए रहेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे सभी बच्चों तक ये पहुंच जाए और उनकी प्रिपरेशन में उनको हेल्प मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ सेकेंड में जो सिलेबस कट हुआ है वो कौन से चैप्टर से, चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले है डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। थर्ड चैप्टर जो है वो है इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। डिफिनाइट इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लास्ट जो है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो, इन सभी टोटल 6 चैप्टर होंगे। यहाँ पे आपको क्या है 2020 एंड 21 के लिए रिडक्शंस देखने को मिलेंगे। तो आप देखो अच्छे से क्या क्या रिडक्शंस है और उसको आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा और कैसे बाकी के टॉपिक्स आपके लिए आईएमपी बनेंगे वो देखना है। तो चलो देखो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन में जो रिडक्शन है वो रिडक्शन सिर्फ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो चलो लास्ट तक ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो आर्टिकल था वो सिलेबस में था ही नहीं, लेकिन इस साल वो सिलेबस में ऐड किया था। लेकिन कोविड-19 के चलते जो आपका डिले हो रहा है कॉलेज स्टार्ट होने में, उसकी वजह से अभी अभी जो रिडक्शन ऑफ सिलेबस हुआ है उसमें से वो आर्टिकल क्या हो गया, कट हो गया। मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो आर्टिकल है वो अब आपको स्टडी नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, ये पहले भी सिलेबस में नहीं था, तो ज्यादातर यहाँ पे डिफरेंशिएशन में आपको कुछ राहत यहाँ पे नहीं मिली है।
तो चलो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले कट होने वाला जो पार्ट है वो है अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद है रोल्स थ्योरम और उसके बाद है एलएमवीटी, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलो देखो अप्रोक्सीमेशन तो सिंपल आर्टिकल था, यहाँ पे 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आ जाता था, लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है। तो आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है, रोल्स थ्योरम एंड एलिमिटी भी सिलेबस में नहीं है। तो देखो रोल्स थ्योरम एंड एलिमिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बच्चों को अक्सर एक घबराहट सी रहती थी प्रॉब्लम एक्यूरेसी में आने की। तो देखो ये जो हेक्टिक आर्टिकल था अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, तो ये अब सिलेबस में नहीं है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अब आपको राहत मिल गई है, ओके ना। तो इस टाइप के रोल्स थ्योरम एंड एलिमिटी आपको अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाकी जो आर्टिकल्स है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वो टेंजेंट एंड नॉर्मल है, उसके बाद आपको स्टडी करने के लिए रेट मेजर है, फिर आपको क्या है मैक्सिमा मिनिमा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो इन आर्टिकल का वेटेज जो है अब वो बढ़ जाएगा। तो देखो मैक्सिमा मिनिमा एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो इन आर्टिकल का जो मेजर है, जो रेट मेजर के प्रॉब्लम्स है उनका वेटेज यहाँ पे बढ़ जाएगा। अक्सर यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल पे 1 क्वेश्चन आया, रेट मेजर पे दूसरा क्वेश्चन आया एंड तीसरा क्वेश्चन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मैक्सिमा मिनिमम की वैल्यू पे आया, ऐसा हो सकता है। तो इन आर्टिकल को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपके मार्क्स आपके मुट्ठी में होंगे। तो चलो देखो यहाँ पे आपको रोल्स थ्योरम एंड एलिमिटी की जाने से बहुत राहत मिल सकती है। इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन में आपको ज्यादा कुछ राहत नहीं मिली है, सिर्फ px प्लस क्यू इंटू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx, ये जो कैटेगरी है ये कैटेगरी को अब आपको स्टडी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कैटेगरी थी ये कुछ ज्यादा कुछ हेक्टिक थी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में से एक कैटेगरी और उस पे बेस्ड सभी प्रॉब्लम्स जो है वो अब नहीं करने होंगे, सिलेबस में वो कट हो गए हैं। और उसके बाद समथिंग इंटरेस्टिंग करके चैप्टर के लास्ट में आपको दिया था, इंटीग्रल के कुछ प्रॉब्लम्स थे वहां पे जो आपको सॉल्व करने थे, वो भी अब आपको नहीं करने होंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में मेरे हिसाब से आपको कुछ ज्यादा राहत मिली है, ऐसी कुछ बात है नहीं। तो बाकी सब कैटेगरीज आपको करने होंगे, सिर्फ इस कैटेगरी को छोड़ के, और लास्ट में जो समथिंग इंटरेस्टिंग आपको दिया है वो भी नहीं करना होगा। तो चलो देखो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपको क्या मिला है, लिमिट ऑफ सम ये और रिडक्शन फॉर्मूले, तो ये अब सिलेबस से कट हो गए। चलो देखो यहाँ पे भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ ज्यादा राहत मिली है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि लिमिट ऑफ सम का जो आर्टिकल है यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, यहाँ पे कभी भी क्वेश्चंस नहीं आया है, तो इसके कट हो जाने से ज्यादा कुछ फर्क यहाँ पे नहीं मिलता है। तो रिडक्शन फॉर्मूले ये इसी साल सिलेबस में ऐड किया गया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लेकिन अब उसको फिर से क्या किया, हटा दिया गया है। तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज 5, 6, 7 एंड 8, जो आपके प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज को प्रूफ जो है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अक्सर इन 4 प्रॉपर्टीज में से किसी एक प्रॉपर्टी 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, या फिर इन्हीं प्रॉपर्टी में से बेस्ट प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे तो आपका जो सिलेबस था यहाँ पे आपको कुछ राहत नहीं मिलने वाली। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो सिलेबस कट हुआ है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम शॉर्टली क्या कहते हैं, एलडीई भी बोलते हैं। तो चलो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास 3 मेथड्स होती है, एक होता है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी होती है होमोजेनियस इक्वेशन एंड तीसरी जो होती है वो होती है एलडीई। तो इन तीनों में से अब एलडीई जो है इसका स्टडी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो एलडीई की मेथड सिंपल थी, लेकिन इसमें 2 कैटेगरीज थी, फॉर्मुलेशंस ज्यादा थे। तो चलो देखो इसके कट हो जाने से आपका सिलेबस कम हो गया है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो राहत मिलेगी। तो अक्सर जब एलडीई पे क्वेश्चंस आते थे तो इस पे नहीं आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अब कहाँ पे आएंगे, वेरिएबल सेपरेबल और होमोजेनियस इक्वेशन पे क्वेश्चंस आएंगे, या फिर इसके एप्लीकेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में उस पे क्वेश्चंस आएंगे।
तो देखो देखो इस मेथड के जाने से आपको इतना कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन आपका सिलेबस जो है वो कम हो जाएगा, आपको इस मेथड की स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब लास्ट में देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो आर्टिकल है वो पूरी तरह से कट हो गया है। तो चलो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम दो टाइप्स की स्टडी करते हैं, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में से कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो आर्टिकल है वो लिटिल सा क्रिटिकल है, लेकिन अब आपका वो पूरा आर्टिकल ही कट हो गया है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल का स्टडी करना पड़ेगा और वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो चलो देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर ये 6 मार्क्स का आपके लिए चैप्टर बनेगा। यहाँ पे अक्सर एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीएमएफ के लिए। तो अब देखो ये आर्टिकल बहुत सिंपल हो जाएगा, तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी कि पीएमएफ, इसको अगर आप स्टडी करोगे तो आपके पूरे 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इनको छोड़ के बाकी किसी भी चैप्टर में कोई भी रिडक्शन नहीं है। मैं एक और बार आपको बताना चाहता हूं कि ये सभी जो रिडक्शंस है ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए है, तो ना ही किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिए आपका सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है। तो मेरी बात अच्छे से सुनो और पक्के अपने दिमाग में डाल लो कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव के लिए स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए सिलेबस में कुछ भी रिडक्शन नहीं है, अब तक तो नहीं है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सभी आर्टिकल्स आपको करने ही होंगे। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए जो बनाई थी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूले, और सबसे जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।